Subscribe now for more education videos. हाँ, तो एक बार फिर मैं क्लास 12 फिजिक्स के साथ तो पिछले लेक्चर से आगे अब हम देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। तो हम देखते हैं, माना कोई दो बिंदु आवेश हैं जो आवेश Q1 और Q2 हैं जो मूल बिंदु से R1 और ये R2 वेक्टर और R2 वेक्टर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, इनके बीच की दूरी इस आवेश के सापेक्ष इस आवेश की दूरी R12 वेक्टर और इस आवेश के बीच की दूरी R21 वेक्टर। क्योंकि ये दोनों अगर हमें आप दिशा निर्देशित कर रहे हैं, दिशा प्रकट कर रहे हैं, तो हमें इनकी दिशा के साथ चलना होगा। ठीक है, अब इस आवेश के द्वारा Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश पर एक बल लगेगा। मान लो ये दोनों सजातीय या एक समान प्रकृति के आवेश हैं, तो इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर एक बल लगेगा बाहर की ओर और इस बल का नाम होगा, जिसे हम लिखते हैं F12 वेक्टर। और Q2 आवेश के द्वारा Q1 आवेश पर एक बल लगेगा जिसको हम कहेंगे F21 वेक्टर। अर्थात एक बार फिर इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे। कोई दो बिंदु आवेश हमें दे रखे हैं, एक Q1 और एक Q2। दोनों आवेशों को मूल बिंदु से क्रम से R1 तथा R2 वेक्टर की दूरी पर रखा गया है और इन दोनों के मध्य की दूरी R12 वेक्टर, Q1 से Q2 के बीच की दूरी R12 वेक्टर तथा Q2 से Q1 के बीच की दूरी R21 वेक्टर है। हालांकि ये दूरी दोनों समान है, लेकिन इसके सापेक्ष जब हम इसकी बात करेंगे तो इस दिशा में और इसके सापेक्ष जब इसकी बात करेंगे तो इस दिशा में, तो दोनों की दिशाओं को हमें यहाँ प्रदर्शित करना है, इसलिए हमें दोनों को अलग अलग लिखना है। इतनी बात समझने के पश्चात अब हम यहाँ नोट करते हैं कि हमने किन किन चीजों को हमने यहाँ लिखा है। तो देखो यहाँ R1 वेक्टर क्या है, तो R1 वेक्टर है मूल बिंदु से Q1 तक की दूरी। R2 वेक्टर क्या है, तो मूल बिंदु से Q2 तक की दूरी। R12 वेक्टर क्या है, तो आवेश बिंदु आवेश जो है Q1 के सापेक्ष Q2 की दूरी। और R21 वेक्टर क्या है, तो ये आवेश Q2 के सापेक्ष Q1 की दूरी।
इसके बाद हम बात करते हैं, अब देखो यहाँ एक चीज और ध्यान देने की है, वो है इसके द्वारा इस पर जो बल लग रहा है F1 आवेश Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल और F21 आवेश Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल। इसके बाद हम बात करते हैं, तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा एकांक सदिश। क्या पढ़ा होगा? एकांक सदिश। मान लो कोई वेक्टर ए वेक्टर है, तो इसका एकांक सदिश याद करते हैं। तो एकांक सदिश को लिखते हैं एक है, तो एक है बराबर होता है ए वेक्टर बटे मॉड ए। आपको ध्यान होगा, तो इसी से हम आपको यहाँ पर हम इनके एकांक सदिश याद करते हैं दूरियों पे, तो R12 कैप ये हो जाएगा एकांक सदिश किसका? Q1 के सापेक्ष Q2 दूरी का। Q1 के सापेक्ष Q2 दूरी का। ऐसे ही हम R21 कैप निकालेंगे, तो वो हो जाएगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R21 वेक्टर दूरी का एकांक सदिश। अगर हमें इतनी बातें पता चल गई, इसके बाद हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। फिर एक बार मैं बताता हूँ आपको, ध्यान दो। हमने यहाँ बताया कोई दो बिंदु आवेश हैं, एक है Q1 और एक है Q2। ये दोनों मूल बिंदु से Q1 जो है R1 वेक्टर दूरी पर और Q2 जो है वो R2 वेक्टर दूरी पर रखा है। इन दोनों के बीच की दूरी जो ये दूरी है, ये दूरी इसको हमने Q1 के सापेक्ष Q2 दूरी ज्ञात की तो R12 कहा, और Q2 के सापेक्ष Q1 दूरी ज्ञात की तो R21 का। क्यों? क्योंकि इस बिंदु से इस बिंदु आवेश से Q2 की ओर चलेंगे तो दिशा इस तरफ होगी, और जब Q2 से Q1 की तरफ चलेंगे तो दिशा ऊपर की ओर होगी। दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, और दिशाएं अलग अलग हैं तो दोनों को हमें अलग अलग दिखाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद F12 इसको और सही से समझ लेते हैं। F12 ये इस बिंदु आवेश के द्वारा इस बिंदु आवेश पर एक बल लग रहा है। हमने आपको कल समझाया था कि कोई सजातीय दो आवेश हैं, इनकी प्रकृति समान है, तो एक आवेश दूसरे आवेश को क्या करेगा? दूर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, दूर की ओर भगाएगा। तो दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, तो ये आवेश इस आवेश को दूर की ओर भेज रहा है। तो दूर की ओर भेज रहा है, इसका मतलब ये Q2 आवेश को कहाँ भेजना चाहता है? दूर की ओर। मतलब जो बल लग रहा है वो किस दिशा में है? बाहर की ओर, आगे की ओर ये बल लग रहा है F1। ऐसे ही सेम कंडीशन ये हमने लिखा है, देखो ऐसे ही सेम कंडीशन इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर एक बल लगेगा, ये ऊपर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा ये बल इस दिशा में है। तो Q12 के द्वारा Q1 पर ये इसको दूर की ओर भगाने का प्रयास करेगा, और इस बल को हमने F21 कहा। F12 का मतलब बिंदु आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगा बल। F21 का मतलब Q2 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल। अब हम आते हैं कूलाम के नियम से। तो हमने कल याद किया था, अच्छा एक चीज और वापस समझ लो, ये जो एकांक सदिश है, एकांक सदिश क्या होता है? तो देखो कोई भी सदिश हमें दिया हो उसका एकांक सदिश ज्ञात करते हैं। तो एकांक सदिश इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? A के बराबर A वेक्टर बटे
मॉड ए, मतलब उस सदिश के परिमाण का भाग दे दिया जाए तो हमें एकांक सदिश प्राप्त हो जाता है। ठीक है, किसी भी सदिश के परिमाण का उस सदिश में भाग दे दिया जाए तो हमें एकांक सदिश प्राप्त हो जाता है। आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ आई होंगी। आगे चलते हैं, तो अब देखते हैं इन चीजों को आप नोट कर लेंगे। उसके बाद तो कूलॉम के नियम से हम जानते हैं F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलॉम के नियम का सूत्र है, इसके द्वारा हम बल की गणना करते हैं, लेकिन हमें यहाँ बल के साथ साथ बल की दिशा भी ज्ञात करनी है। तो देखो हमने अभी आपको एकांक सदिश वाला फॉर्मूला बताया था, यहाँ वापस लिखता हूँ। तो A कैप बराबर क्या बताया था, A वेक्टर बटे मॉड A, ये परिमाण है। तो हम इसको A वेक्टर को लिख सकते हैं मॉड A इंटू A कैप, लिख सकते हैं या नहीं? इस चीज को आप ध्यान दो। हमने क्या बताया, A कैप बराबर A वेक्टर बटे मॉड A। हम इसको इधर लेके आए तो ये भाग से कितना आएगा, गुणा में। तो A वेक्टर बराबर A मॉड A इंटू A कैप। ये बात समझ में आई होगी आपके, A कैप। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसी के प्रकार हम, अगर हमारे पास बल है, F वेक्टर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, F वेक्टर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, F का बल का परिमाण तथा दिशा, बल का परिमाण तथा दिशा। ठीक है, तो देखो बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करेंगे तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, F वेक्टर बराबर मॉड F इंटू F कैप। मतलब अब हम इसकी दिशा, ये बल की दिशा में लगेगा, उस दिशा और उसके परिमाण को लिख दें तो हमारे पास सदिश बल प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखो अब हम इसी को बताते हैं। तो F बराबर हो जाएगा, F वेक्टर बराबर हमारे पास सूत्र के द्वारा K Q1 Q2 अपॉन, अब देखो इस बल में ये जो दूरी है R, इस दूरी पर जो हम इसका पूरा मान लगा देते हैं R स्क्वायर, और उसके बाद से लगा देते हैं दिशा। तो देखो ये अब पहला बल ज्ञात करना है F12, कौन सा बल ज्ञात करना है, F12। इस तरह दिशा किधर है, नीचे की हो, तो इसके लिए जो दूरी है वो कितनी है, R12 कैप वेक्टर। इसकी दूरी कितनी है, R12 वेक्टर। तो परिणामी बल का मान तो हमने निकाल लिया, अब हमें दिशा और लगानी है। क्या लगानी है, दिशा। तो बताइए दिशा किधर है, R12 की ओर। किधर है दिशा, R12 की ओर। तो केवल दिशा लिखनी है, केवल दिशा लिखनी है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ क्या, R12 कैप। ये चीज समझ में आई होगी। फिर बताते हैं एक बार हमने क्या किया, इस A वेक्टर सदिश F12 वेक्टर सदिश, कोई वेक्टर है, कोई सदिश है, तो ऐसे ही सेम बल सदिश है, इसका हमने यहाँ परिमाण लिखा, इसका हमने यहाँ परिमाण लिखा, उसके बाद यहाँ क्या है, दिशा। क्या है, दिशा। सेम कंडीशन हमने यहाँ क्या लिख दिया, इसकी दिशा ज्ञात कर दी। ठीक है, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं F21 वेक्टर, इतना हो जाएगा। तो ये भी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इनके बीच की दूरी हमने पूरी मान ली है R। कितनी दूरी है, R। तो यहाँ पर लिखें क्योंकि दिशा के साथ मुझे रखा है, लेकिन बीच की दूरी R है, R स्क्वायर इंटू, अब हम बात करते हैं इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर लगाया जाने वाला बल F21। तो इसकी दिशा किधर है, R21 की तरफ है। किधर है, R21 की तरफ। तो परिमाण हमने लिख दिया, दिशा और लिख देंगे तो हमारा सदिश प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी दिशा किधर होगी, R21 कैप। देखो ये दोनों चीज कहाँ से आई हैं, इनको एक बार फिर मैं बता देता हूँ, फिर ध्यान देना। हमने आपको बताया एकांक सदिश क्या होता है। तो A बराबर कोई सदिश दिया हुआ है A वेक्टर, ये सदिश है, इस सदिश का एकांक वेक्टर ज्ञात करना है। तो उस सदिश में उसका परिमाण का भाग देते हैं बॉडी का,
तो एक एफ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम इससे अगर हमें सदिश प्राप्त करना हो एक वेक्टर तो क्या हो जाएगा, मॉड ए, इसको इधर ले जाएंगे बराबर पहुंच जाएगा इनटू ए कैप। मतलब किसी भी सदिश, तो सदिश ज्ञात करना हो तो सदिश बराबर उसका परिमाण और उसकी दिशा। तो वही सेम कंडीशन कूलॉम के नियम में हम कूलॉम के बल का सदिश निरूपण कर रहे हैं, तो सदिश बल ज्ञात कर रहे हैं। तो सदिश बल ज्ञात करते समय हमें उसका परिमाण और उसकी दिशा लिखनी है। और देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि r12 कैप और r21 कैप ये दोनों दिशाएं हैं। क्या हैं? दिशाएं हैं। आपको ध्यान हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि r12 और r21 कैप ये दिशाएं हैं, एकांक सदिश हैं। क्या है? एकांक सदिश। एकांक सदिश का मतलब होता है उसकी दिशा। ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं अपनी बात पर। हमने यहाँ देखा ये दोनों दूरियां समान हैं। कैसी हैं? समान। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं r12 वेक्टर बराबर r21 वेक्टर, लेकिन इनकी दिशा विपरीत है तो यहाँ क्या आ जाएगा? चिन्ह माइनस। अर्थात r12 वेक्टर बराबर माइनस r21 वेक्टर। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं इनका परिमाण तो समान है। अरे भाई इनके बीच की दूरी कितनी है? अभी मैं बताया था, मैं बता देता हूँ। बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी तो दोनों जगह समान है, अंतर किसका है? अंतर केवल दिशा का है। अगर हम इसका भी परिमाण ज्ञात कर दें, एकांक सदिश से परिमाण ज्ञात करें तो r12 वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका परिमाण कितना है? r है, इनकी दिशा क्या है? तो r12 के यहाँ रखते हैं r21 वेक्टर बराबर, तो ये भी इसका परिमाण तो r ही है, केवल अंतर किसका है? दिशा का। इसकी दिशा हो जाएगी r21। तो यहाँ हमने देखा r12 और r21 में दोनों चीज, ये परिमाण तो दोनों का समान है, अंतर केवल r12 और r21 का है। तो यहाँ इनके मान रख देंगे, मान रखने पर हमें प्राप्त हो जाएगा क्या? r12 के बराबर माइनस r21 कैप। यहाँ से हमें दोनों की दिशाओं के बारे में पता चल गया। r12 कैप बराबर माइनस r2 कैप है। इसकी में से कोई एक वैल्यू किसी एक समीकरण में रख देंगे और हमें मान प्राप्त हो जाएगा। देखो ये r21 कैप है, समीकरण इसे समीकरण नंबर इसको 3 दे दो, समीकरण नंबर 3 से समीकरण 2 में मान रख देंगे। मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो f21 बराबर के q1 q2 बटे r स्क्वायर इनटू माइनस में r21 किसके बराबर है? r21 r12 के बराबर है, केवल चिन्ह माइनस, इस चिन्ह को इधर भेज देंगे तो यहाँ आ जाएगा r21 बराबर माइनस r12 हो जाएगा माइनस r12। इस चिन्ह को आगे ले आएंगे, ये हो जाएगा f21 वेक्टर बराबर माइनस के q1 q2 बटे r स्क्वायर r12 कैप। इसको देते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम यहाँ ध्यान देते हैं इस समीकरण में ये वैल्यू और इस समीकरण में ये वैल्यू, समीकरण 1 और समीकरण 4 से। अब हम इसको मिला देते हैं। समीकरण 1 और 4 से तो f12 वेक्टर बराबर, हम इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू किसके बराबर है? तो इस वैल्यू की जगह हम ये इसका मान रख सकते हैं। इसका मान क्या है? f12। क्या है? f12। तो f21 बराबर माइनस चिन्ह आ जाएगा, माइनस f21 बराबर, सॉरी ये 21 है, f21 बराबर माइनस f12 वेक्टर। ये निकल के आ गया परिणामी सदिश। और यही न्यूटन के तृतीय नियम का कारण है। न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम में क्या है? जब कोई एक किसी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी उतना ही बल पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको
कोई दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है। Q1 की मूल बिंदु से दूरी x अक्ष y अक्ष पर मूल बिंदु से दूरी है, ये r1 वेक्टर है, इसकी दूरी r2 वेक्टर है और इनके बीच की दूरी है r। लेकिन इसको सदिश दिखाया है तो Q1 के सापेक्ष Q2 की दूरी r12 वेक्टर है और Q2 के सापेक्ष Q1 की दूरी r21 वेक्टर है। इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर जो बल लग रहा है, क्योंकि दोनों एक ही प्रकृति के हैं, तो इसके द्वारा इस पर जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये दूसरी की दूर की ओर भगाने की प्रयास करेगा, तो इसके द्वारा इस पर जो बल लग रहा है बाहर की ओर, ये बल है F12 वेक्टर। कितना है? F12, मतलब पहले आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला बल। और इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर बल बाहर की ओर लग रहा है, इसको हम कहेंगे F21 वेक्टर। ठीक है। और हमने क्या किया, हमने दोनों आवेश बलों के मान निकाले, F12 का मान निकाला, F21 का मान निकाला और फिर हमने लिखा जो दूरी है समान है, केवल दिशाओं का अंतर है। दिशाओं का अंतर निकल के आया, दोनों दिशाएं एक दूसरे से विपरीत थी, एक का मान दूसरे में रख दिया तो ये समान हुआ, इसकी जगह पर F का मान लगा दिया तो F21 बराबर माइनस है। ठीक है। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। हमने कल आपको बताया था न्यूटन का वो कूलाम के बल और बल की सीमाएं बताई थी, और उसके बाद अब हमने आपको बताया कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अब हम आगे बात करते हैं कि दो बलों के परिणामी कैसे ज्ञात करेंगे। कोई दो बल हैं, दो बल दिए हैं, तो उनका परिणामी कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो, मान लो एक कोई बल F1 इस दिशा में लग रहा है और दूसरा बल F2 भी इसी दिशा में लग रहा है। एक कोई बल F1 और F2 दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो इनका परिणामी बल कैसे ज्ञात करेंगे। तो इनका परिणामी बल ज्ञात करने के लिए हम समझेंगे F बराबर F1 प्लस नंबर 2, जब कोई दो बल विपरीत दिशा में लग रहे हों, ये F1 है और इधर लग रहा हो F2। जब कोई दो बल विपरीत दिशा में लग रहे हो तो इनका परिणामी बल F ज्ञात करने के लिए हो जाएगा F1 अंतर F2। मतलब अर्थात जिस बल का मान अधिक है उससे कम वाले बल को घटा देते हैं, जिससे हमें आसानी से परिणामी बल ज्ञात हो जाता है। अब यदि कोई दो बल किसी कोण पर लग रहे हों, वे हों, तब इनका परिणामी बल ज्ञात करेंगे। परिणामी बल F बराबर √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। आपने पढ़ा होगा 11th में सदिशों का योग। इसके द्वारा हम ज्ञात करेंगे क्या, परिणामी बल का मान। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, दो आवेशों के मध्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं, पूछता है कोई दो बलों का मान देकर उनके मध्य में थीटा कोण लगा तो परिणामी बल का मान ज्ञात करो, तो यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा चलो, इसके लिए हम एक उदाहरण, एक न्यूमेरिकल करते हैं। चलो, दो कूलम तथा 4 कूलम के दो बिंदु आवेश, 2 कूलम तथा 4 कूलम के दो बिंदु आवेश दो मीटर की दूरी पर रखे हैं। 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके मध्य बिंदु पर एक कूलम का
कोई आवेश रख दिया जाता है तो बल ज्ञात करो, परिणामी बल ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ 2 कूलम और यहाँ 4 कूलम का कोई 2 बिंदु आवेश है, इनके बीच की दूरी है 2 मीटर। कितनी है? 2 मीटर। इनके मध्य बिंदु पर कोई 1 कूलम का एक आवेश रख दिया। मान लो ये इसका मध्य बिंदु है, 1 कूलम का कोई आवेश रख दिया। जब इसका आवेश रख देंगे तो ये मध्य बिंदु पर, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। और इधर भी क्या हो जाएगी? 1 मीटर। अब देखो इस आवेश के द्वारा ये इस पर एक बल लगाएगा इस दिशा में, क्योंकि ये धनात्मक धनात्मक धनात्मक। तो ये आवेश इस आवेश को बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। F1 इस पर बल लग रहा है और इसके द्वारा इस पर एक बल लग रहा है, इसका मान है F2। ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर एक बार देखते हैं। कोई 2 बिंदु आवेश है, 2 कूलम और 4 कूलम, इनके मध्य में कोई 1 कूलम आवेश रखा है। इस 2 कूलम के आवेश द्वारा इस 1 कूलम पर एक बल लग रहा है। ये बल इसको दूर की ओर प्रतिकर्षित कर रहा है, तो जो बल लग रहा है F1। इस 4 कूलम के आवेश के द्वारा इस 1 कूलम के आवेश पर एक बल लग रहा है पीछे की दूर की ओर इस दिशा में, जिसका मान है F2। तो हम पहले F1 और F2 के मान ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं कूलम के नियम से। कूलम का नियम क्या है? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। तो इस सूत्र को लगा देंगे और मान निकालने में हो जाएगा F1 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R² तथा K का मान अभी K ही रखते हैं, Q1 का मान तो इस और इसके बीच की बात हो रही है, तो 2 × 1 बटे इनके बीच में कितनी है? 1 का वर्ग। इसका मान आ जाएगा 2K। 2 × 1 2 और बटे 1 का वर्ग 1 रहेगा और 1 का भाग देंगे तो उतना ही रहेगा। F1 का मान क्या आ गया? 2K। F2 का मान ज्ञात करते हैं। F2 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। वही सूत्र देगा। तो इसमें भी K का मान Q1 का मान की बात कर रहे हैं इस 1 कूलम और इस 4 कूलम के आवेश की। तो इसके लिए 4 × 1 बटे 1 का वर्ग। बीच की दूरी तो इसकी भी 1 ही है, ये हो जाएगा 4K। दोनों बलों का मान हमारे पास निकल के आ गया। अब हम देखेंगे कि परिणामी बल। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि परिणामी बल कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो इन दोनों बलों की दिशाएं एक दूसरे से विपरीत है। कैसी हैं? एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। तो क्या करेंगे हम परिणामी बल ज्ञात करने के लिए? F बराबर जो भी बड़ा होगा उससे छोटे को माइनस कर देंगे। F बराबर F2 माइनस F1। ये परिणामी बल है। तो इसका मान F बराबर 4K माइनस 2K, F बराबर 2K। अब यहाँ से हम चाहते हैं, अब यहाँ हम F बराबर 2 × K का मान लगा देंगे। तो K का मान कितना होता है? 9 × 10⁹। तो ये रहेगा 2 × 9 × 10⁹। F बराबर 18 × 10⁹। या इसमें लिख सकते हैं F बराबर 1.8 × 10⁻10 न्यूटन। ये बन गया हमारा परिणामी बल। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमारा एक और इसी में छोटा सा टॉपिक है, 2 आवेशों के मध्य संतुलन।
तो देखो, यदि कोई दो आवेश समान प्रकृति के हैं, कैसे हैं, इसमें नंबरिंग डाल दें, यदि आवेश समान प्रकृति के हैं मान लो कोई एक बिंदु आवेश Q1, एक बिंदु आवेश Q2। अगर किसी तीसरे आवेश को हम कहाँ रखें जिससे ये दोनों संतुलन की अवस्था में आ जाए, किसमें आ जाए, संतुलन की स्थिति में। तो देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये Q1 आवेश है, तो Q2 आवेश को क्या कर रहा है, बल लगा रहा है Q1 Q2 को किधर, इस तरफ बड़ा F बल। और ये Q2 आवेश है, ये भी Q1 को क्या कर रहा है, इस तरफ एक बल लगा रहा है F। ध्यान दो, जब दो आवेश दोनों एक ही प्रकृति के हैं तो वो दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और जब प्रतिकर्षित करेंगे तो ये Q1 आवेश इसको दूर भगाएगा और ये Q2 आवेश Q1 को भी दूर भगाएगा। अब हम बात करते हैं, इस तीसरे कोई एक आवेश को लेकर आए, मान लो कोई एक आवेश, इसको हमने इसके बीच में यहाँ कहीं रख दें, यहां रखेंगे तो क्या होगा, देखो ये Q1 आवेश ये भी समान प्रकृति का, इसको इधर भगाएगा इस तरफ, और ये Q2 आवेश भी Q1 को इधर भगाएगा। यदि दोनों का बल समान हो, कैसा हो, समान हो, इसके द्वारा इस पर जो बल लग रहा है और इसके द्वारा इस पर जो बल लगा रहा है, ये दोनों बल अगर समान हो जाए तो ये आवेश संतुलन की स्थिति में आ जाएंगे। फिर ना तो ये इसको दूर भगा पाएगा, ना तो ये इसको दूर भगा पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जिस पर बल लग रहा है इस दिशा में और इसके द्वारा इस पर बल लग रहा है इस दिशा में, दोनों एक दूसरे के बराबर बल हो जाएंगे विपरीत दिशा में, तो दोनों का बल निष्क्रिय हो जाएंगे और परिणामी बल शून्य हो जाएगा और ये आवेश संतुलन की स्थिति में होगा। ठीक है। यदि नंबर 2, यदि आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, तब क्या होगा, तो देखते हैं, एक प्लस Q आवेश है, एक माइनस Q। तो प्लस Q आवेश है तो इस माइनस Q आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि ये विपरीत प्रकृति का आवेश है, इस पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा और ये भी है, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा तो बल की दिशा यहाँ होगी। इसको हम Q बल दे देते हैं, इसको Q दे देते हैं, तो ये बल हो जाएगा F। अर्थात ये जो माइनस Q2 आवेश है ये Q1 आवेश को अपनी ओर खींच रहा है, तो ये बल किधर जाएगा, बल इस दिशा, बल दिशा किधर होगी, बाहर की ओर, किधर होगी, बाहर की ओर। और ये Q1 आवेश है, Q2 को अपनी ओर खींच रहा है, तो इस दिशा किधर होगी। अब यदि हम कोई एक तीसरा आवेश इसी में यहाँ आगे जाकर रख रहे हैं, मान लो कि प्लस आवेश हमने यहाँ रखा, तो ये Q1 आवेश इस आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और ये Q2 आवेश इस आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अर्थात Q1 इसको दूर भगाएगा और Q2 इसको अपनी ओर खींचेगा। यदि दोनों बल समान हो तो ये बल जो आवेश है वो संतुलन की अवस्था में आ जाएगा, संतुलन अवस्था को प्राप्त कर लेगा। ठीक है। तो इसका मतलब है विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, तो उनमें अगर किसी तीसरे आवेश को रखना है संतुलन की स्थिति के लिए तो उसको दोनों आवेशों के बाहर इस दूरी पर रखना होगा। ठीक है। अब इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र।
तो देखो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखा जाने पर उस पर विद्युत बल का अनुभव किया जा सके। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या है समझ लो, किसी आवेश या आवेश समुदाय मतलब कई सारे आवेश उनके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर लाने पर उस पर विद्युत बल का अनुभव किया जा सके, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखो मान लो कोई आवेश है, इसके चारों ओर एक दूसरा आवेश हम लेके आ रहे हैं। जैसे ही हमने यहाँ आवेश रखा, इसके अंदर इस क्षेत्र के अंदर ऐसा क्षेत्र इसके अंदर कहीं भी दूसरा आवेश क्यों रखे हैं, तो इस आवेश पर चाहे यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, तो इस आवेश पर विद्युत बल का अनुभव हो। इस आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में इस q0 आवेश को लाने पर इस आवेश पर इसके द्वारा इस पर एक बल लग रहा हो, विद्युत बल का अनुभव हो इस आवेश पर, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। चाहे एक आवेश हो चाहे आवेश का समुदाय मतलब बहुत सारे आवेश हो। ठीक है, परिभाषा लिख ली होगी। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों लगभग एक ही बात है। केवल हम इतना कह सकते हैं कि वह भौतिक राशि जो विद्युत क्षेत्र का मान बताती है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसको हम E से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, E वेक्टर, E से। यह एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात वह भौतिक राशि जो विद्युत क्षेत्र का मान बताती है, अर्थात जो विद्युत क्षेत्र इसका मान है उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। हम इसको सिर्फ ये कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब वह राशि, वह भौतिक राशि जो क्या करती है, विद्युत क्षेत्र का मान बताती है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं परीक्षण धनावेश। अर्थात देखो हमने अभी आपको बताया था कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कोई आवेश लेके आते हैं तो उस आवेश पर एक बल का अनुभव होता है, तो उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं परीक्षण धनावेश, अर्थात अत्यंत सूक्ष्म और काल्पनिक आवेश। अत्यंत सूक्ष्म और काल्पनिक आवेश जिसके खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, जिसके खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, उसको हम परीक्षण धनावेश कहते हैं। ठीक है, समझ लो, कोई ऐसा आवेश जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र, ये बहुत ही अच्छा, ये जो आवेश है ये काल्पनिक है। कैसा है, काल्पनिक। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई आवेश हो ही नहीं सकता जिसका कोई विद्युत क्षेत्र ना हो। ठीक है, तो हम इसको काल्पनिक है ये हमने मान लिया है अपनी गणना को करने के लिए ऐसा, और ये बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म है। कैसा है, बहुत ही सूक्ष्म हमने माना है ऐसा, बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म और काल्पनिक आवेश जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, इसे हम परीक्षण धनावेश कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, तो देखो अभी हमने ये Q आवेश है, इस Q आवेश पर इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। हम कोई आवेश लेके आए Q और, तो इस आवेश के द्वारा इस पर एक बल लग रहा है F। क्या लग रहा है, बल F। तो विद्युत, अब हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, जो विद्युत क्षेत्र का मान बताती है, तो हम इसे लिख सकते हैं E बराबर F/Q नॉट। अर्थात जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उस क्षेत्र में
इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर कितना बल लग रहा है और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ से एक और प्रश्न करके आ गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो किसी आवेश के द्वारा परिचर आवेश पर जो बल लग रहा है उस बल तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर F/Q0। यदि हम ये कहते हैं इस Q0, अगर ये Q0 बराबर 1 कूलम हो, हमने क्या माना है Q0 का मतलब यदि कोई आवेश में एकांक आवेश लेके आए, कौन सा आवेश लेके आए? एकांक आवेश लेके आए, तो जो E का मान है E बराबर क्या हो जाएगा? F, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत बल के बराबर होगी। समझ में आया? देखो हमने बताया Q आवेश, इसके विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लेकर आते हैं तो उस पर एक बल लगता है, बल का अनुभव होता है, इसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? इसको हम E से व्यक्त करते हैं विद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वैद्युत क्षेत्र का मान बताती है। तो E बराबर क्या होगा? F/Q0। अगर हमने ये कहा कि हम एक कूलम का आवेश लेके आए, एकांक का आवेश लेके आए, तो एकांक का आवेश लेके आएंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा? F/1 बनकर आगे अपने देंगे F आएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत बल के बराबर होती है। ठीक है, ये चीजें समझ में आई होंगी आपके। अब हम बात करते हैं इसका मात्रक क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो देखो E बराबर क्या है? F/Q0 या F/Q। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम, ये इसका मात्रक है। यह एक सदिश राशि है, हमने अभी बताया है कैसी राशि है? यह सदिश राशि है। इसकी विमा क्या करते हैं? इसका विमा सूत्र क्या करें? इसकी विमा क्या हो जाएगी? तो देखो बल की, ये न्यूटन बल का मात्रक है, बल की विमा होती है mL/t-2 बटे कूलम, आवेश का मात्रक A/T। तो इसको हम लिख सकते हैं, इन दोनों को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पर बाहर प्लस की है, ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी? माइनस की। लिख देंगे mL/t +1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, -2 पहले से है, -1 हो जाएगा t-3 और ये A-1, ये इसकी विमा। तो इस प्रकार से हमने समझा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा बिंदु